हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमआर बर्ड पॉइंट पे। आज आपके लिए लेके आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। उसके अलावा अध्ययन पब्लिकेशन के 25 मैथ के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री था तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा। तो देखिए, पहले 7 दिनों का तापमान कितना दे रखा है, 30, यानी हर एक दिन का तापमान कितना है, 30 है। उसके बाद यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत कितना है, 31, तो कितना अधिक है, 30 से 31 कितना अधिक है, 1 डिग्री अधिक है। तो 1 डिग्री अधिक है 30 से, तो 4 दिनों में कितना अधिक हो जाएगा, तो 4 डिग्री अधिक हो जाएगा। 4 जब औसत तापमान से 1 डिग्री अधिक है तो 4 दिनों का तापमान है तो 4 डिग्री अधिक हो जाएगा। अब शेष 3 दिनों का तापमान पूछा है आपसे, तो ये 4 डिग्री जो अधिक है वो शेष 3 दिनों में बढ़ेगा, तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, 1.33, यानी इतना अधिक पड़ गया एक के हिस्से में। तो हमें क्या करना है, हमें तापमान रखना है 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री में से इतना हटा देंगे, 30 माइनस के 1.33, तो शेष 3 दिनों का तापमान कितना बचा, 28.67 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी आपको औसत तापमान 30 डिग्री रखना था और 4 दिनों का तापमान कितना अधिक निकला, 4 डिग्री अधिक निकला, और शेष 3 दिनों में बढ़ेगा अभी, तो एक के हिस्से में कितना बढ़ेगा, एक के हिस्से में बढ़ेगा 1.33, जो कि अधिक है। तो हमें रखना कितना है, 30 तो है, कितना घटा देंगे हम, 30 में से 1.33 घटा देंगे तो हमारा शेष 3 दिनों का जो औसत तापमान होगा वो 28.67 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद भी क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पहली बार भी कितने मिनटों में एक साथ फिर से बजेंगी। तो देखिए, एक साथ कब बजेंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको समय दे रखा होता है, तो समय का हम क्या करते हैं, हम समय का एलसीएम निकालते हैं। तो 6, 8, 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है, 120। क्योंकि ये समय किसमें दे रखा है, सेकंड में, तो ये भी किसमें आएगा, सेकंड में, 120 सेकंड, यानी 120 सेकंड के बाद में ये घंटियां एक साथ बजेंगी। अब समय दे रखा है आपको मिनट में, तो 120 सेकंड कितने मिनट के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, 60 से कटेगा ये 2 बार, इसका मतलब 2 मिनट। इसका मतलब सारी घंटियां जो होंगी वो 2 मिनट के बाद में एक साथ मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरलीकरण का क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका पूरा क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं नई पेज पे बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस सवाल को करने से पहले आप कुछ चीजें सीख लीजिए। देखिए, सवाल किस तरह से किए जाते हैं, सरलीकरण चैप्टर के जो सवाल होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं, उसमें सिर्फ एक ही नियम फॉलो होता है, वो होता है आपका बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम, ये बोर्ड मास का नियम क्या होता है, देखिए, बोर्ड मास का नियम मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में बोलते हैं का। और डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का ऐड, एस का सब्ट्रैक्ट। यानी इसी क्रम में आपको एक इक्वेशन जो होती है वो सॉल्व करनी होती है। अब कोष्टक में भी 4 तरह के कोष्टक होते हैं, उन कोष्टक का भी नियम होता है सॉल्व करने का। सबसे पहले आता है आपका रेखा कोष्टक, जो इस तरह का डंडा रहता है। फिर उसके बाद आता है छोटा कोष्टक, फिर आपका मझला कोष्टक, और फिर आता है आपका बड़ा कोष्टक। इसी क्रम में कोष्टक को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये सब सॉल्व करने के बाद में फिर नंबर आता है का। और का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन ये वाला गुणा से पहले ये वाला गुणा का सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है डिवाइड का, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर आपका माइनस वाले का नंबर। इस क्रम में इसको इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इस नियम को हम अपने सवाल में अप्लाई करते हैं। देखिए देखिए, ये सवाल मैंने अलग से लिखा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले नंबर किसका आता है, रेखा कोष्टक का। तो रेखा कोष्टक इसमें कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लगा हुआ है, और देखो यहाँ पर लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो 8 में से 1 कटेगा तो कितना बचेगा, 7, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। इसको मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद में आपका ये बना, ठीक है। ये मैंने आपको पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बार बार लिखूंगा ये सब चीजें। तो देखिए, 8 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 6 माइनस के 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अभी रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया। उसके बाद नंबर किसका आएगा, छोटे कोष्टक का। तो देखिए, छोटा कोष्टक कहाँ दे रखा है आपको, एक तो यहाँ दे रखा है और एक यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे मतलब देखो, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। इसके बाद में एक आपको ये दे रखा है, ये भी है और ये भी है, इस तरह से। उससे पहले मैं आपको एक नियम समझा देता हूँ, माइनस वाले का नियम क्या होता है। तो देखिए, माइनस यदि कोष्टक से बाहर है तो अंदर वाले सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। या माइनस यदि कोष्टक से बाहर है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाता है, सब चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, देखिए यहाँ पे भी, ये तो अंदर ही है, यहाँ पे क्या है, बाहर है, ये बाहर है, ये भी आपका क्या है, बाहर है।
सब नियम क्या हो जाएंगे, सब क्या कहते हैं, साइन क्या हो जाएंगे, सब चेंज हो जाएंगे। अब मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मैंने इसको लिखा हुआ है, यहाँ पे 109 है तो 109 ही रहेगा, ये माइनस का है, ये आपका 121 डिवाइड बाई ऑफ की जगह पे क्या आ जाता है, गुणा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये प्लस के 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के 3 में से 7 जाएंगे, माइनस के 4 बचेगा, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 4 आ जाएगा। तो ऊपर वाली लाइन में तो आपका ये आएगा, उसका नीचे लाइन सॉल्व करते हैं। देखिए 125 आपका ये है, उसके बाद में देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे कितना आ जाएगा आपका, प्लस के 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 0। इसका डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, 5 प्लस के माइनस के 3 ऑफ माइनस के 3, ठीक है। 5 को तो 5 ही रहने दीजिए, फिर प्लस का प्लस, उसके बाद नंबर किसका आएगा, ऑफ का। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका मतलब माइनस के 3 का गुणा किस में होगा, माइनस के 6 में होगा, ठीक है। इतना आपका सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा। अब आगे सॉल्व देखिए, आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अब क्या होगा, 109 ऊपर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। उसका माइनस के 121 डिवाइड बाई कितना आएगा, 11 इंटू 11 121। ये वाला गुणा जो है वो वाला गुणा नहीं है, ये ऑफ वाला गुणा है जो यहाँ पे था, ठीक है। तो ये पहले सॉल्व होगा, तो ये कितना है, 121 आएगा। उसके बाद 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ऊपर तो ये बचेगा आपका, बटे में कितना आ जाएगा, 125 प्लस के 3 गुणा कितना है 0, और डिवाइड बाई 3, और ब्रैकेट में कितना आएगा, ब्रैकेट में आएगा आपका 5 प्लस, और माइनस के 3 गुणा माइनस के 6 में करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के 18, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए आगे, अब देखिए 109 का 109 ही रहेगा, ठीक है। अब 121 में 121 का भाग देंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा 1, भाई प्लस का 8 तो है ही आपका पहले से। अब देखिए 125 का 125 ही रहेगा, अब प्लस का, अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ भाग का चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह। तो आपको मैंने बताया था कि गुणा और भाग में सबसे पहले किसका नंबर आता है, भाग का नंबर आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 0 में भाग किसका जाएगा, 3 का, ठीक है। 3 के साथ में क्या पूरा ब्रैकेट है, तो देखिए 18 और 5 कितना आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, इसे भाग बाद में कर लेना, ठीक है। पहले इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3, और 18 5 कितना हो जाएगा, 23 गुणा 23, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपको पता है कि गुणा और भाग में पहले क्या होता है, पहले भाग होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ बराबर में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 109, और 1 और प्लस 8 कितना होता है, 9 होते हैं, 109 में से 9 जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 125 प्लस के 3, और 0 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 में 3 का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। गुणा कितना है, 23 है। अब ये गुणा में है तो 0 में गुणा करेंगे 3 का, तब भी 0 रहेगा, और फिर 23 का गुणा करेंगे तब भी 0 रहेगा। इसका मतलब नीचे कितना बचेगा, नीचे आपका बचेगा 125, और ऊपर कितना बचेगा, 109 में से 9 जाएगा तो 100 बचेगा। यानी कुल मिला के अब आपका बचा 100 बटे 125। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 से कटेगा ये 4 बार, और 25 से कटेगा 5 बार, यानी कि 4 बटे 5। यानी आपके पूरे समीकरण का आंसर कितना आ गया, 4 बटे 5। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का जो अनुपात है वो 8:5 है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। जो आपका अनुपात दे रखा है 8:5 जो दे रखा है, इसको हम मान लेंगे 800 और 500, ठीक है। यानी 800 आपकी क्या है, आय और व्यय का अंतर है, तो ये आपकी आय हो गई, तो ये क्या हो गया, व्यय। आय में से जब हम व्यय निकाल देते हैं तो हमारे क्या बचता है, बचत बचती है, ठीक है। बचत कितनी हो जाएगी आपकी, 3। यदि 800 रुपये आपकी आय है और 500 रुपये क्या है व्यय, तो बचत कितनी हो जाएगी, 300 रुपये की, ठीक है। क्योंकि आय में से व्यय जाता है तो बचत निकलती है। अब वो कह रहा है कि उसकी आय में कितनी होगी, 20% की वृद्धि, तो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 800 का 20% होता है 160, ठीक है। तो इसका मतलब नई आय कितनी हो जाएगी, 960 रुपये हो जाएगी। और व्यय में कितनी परसेंट की कमी हो रही है, सॉरी व्यय में वृद्धि हो रही है 30% की, तो 500 का 30% होता है 5×15 150, तो नया व्यय कितना हो जाएगा आपका 650 का, ठीक है। 650 जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि व्यय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो बचत कितनी होगी, तो देखिए 950 में से, सॉरी 960 में से 650 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 310। यानी कुल मिला के पहले जो बचत थी आपकी 300 रुपये की, तो अब नई बचत कितनी होगी, 310 की। इसका मतलब कितनी की वृद्धि होगी, प्लस के 10 की वृद्धि होगी। तो कितनी परसेंट में पूछा है, किसमें पूछा है, परसेंटेज में। देखो ये दे रखा है परसेंटेज में पूछा है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 10 की वृद्धि हुई। कितने पे, पहले कितनी थी, 300 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3% की वृद्धि, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर।
देखिए ऑप्शन देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पात्रों में 31 लीटर और 43 लीटर की मात्रा में क्रमशः 15:16 और 26:17 के अनुपात में दूध और पानी का घोल है। घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, तो 1:1 के अनुपात में परिणामी घोल बनाने के लिए अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दो पात्र हैं ए और बी, इसमें दूध और पानी का अनुपात, इसमें भी दूध और पानी का अनुपात। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना है 15:16, जबकि कुल मात्रा कितनी है इसकी 31 लीटर। ठीक है, इसकी कितनी है 43 लीटर। 31 लीटर में दूध और पानी कितना है 15:16। 43 लीटर में दूध और पानी कितना है 26:17। क्लियर। अब देखिए 15 और 16 का जोड़ कितना होता है 31, यानी 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है 31 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 1 लीटर की। इसका मतलब 15 यूनिट बराबर 15 लीटर और 16 यूनिट बराबर 16 लीटर। इसका मतलब दूध भी कितना है 15 लीटर है और पानी भी कितना है 16 लीटर है। ठीक है, ये दोनों जोड़ 31 लीटर बनेगा। इसी प्रकार देखिए 26 से 17 का जोड़ कितना होता है 43। तो 43 यूनिट की वैल्यू कितनी है 43 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 1 लीटर ही मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार 26 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 लीटर। इसका मतलब दूध कितना होगा 26 लीटर और पानी कितना हो गया 17 लीटर। यानी दूसरे पात्र में दूध हो गया 26 लीटर और पानी हो गया 17 लीटर। पहले पात्र में दूध कितना है 15 लीटर और पानी कितना है 16 लीटर। अब कह रहा है दोनों पात्रों को मिला दिया जाए, तो दोनों पात्रों को मिला दिया जाएगा तो दूध कितना हो जाएगा 15 प्लस के 26 और पानी कितना हो जाएगा 16 प्लस के 17। क्लियर। 15 और 26 कितने होते हैं 41 और 16 17 कितने होते हैं 33। इसका मतलब दोनों बातों को मिलाने के बाद दूध हो जाएगा आपका, तो दूध को दूध में जोड़ दिया पानी को पानी में, दूध हो जाएगा आपका 41 लीटर और पानी हो जाएगा आपका 33 लीटर। अब कह रहा है कि दोनों की जो मात्रा होनी चाहिए वो समान मात्रा होनी चाहिए, यानी आपका जो पानी है पानी में कितना होना चाहिए 41 लीटर होना चाहिए। 1:1 बोला है ना इसने क्वेश्चन में, देखो ये यानी समान मात्रा होनी चाहिए दोनों की बराबर बराबर मात्रा, यानी दूध के बराबर क्या होना चाहिए पानी होना चाहिए। तो दूध हमारा कितना है 41 लीटर है, पानी हमारा कितना है 33 लीटर है। तो इसका मतलब दूध हमारा कितना और जोड़ना पड़ेगा। तो 41 में 33 घटा दीजिए, 41 में 33 घटाएंगे कितना आएगा 8 लीटर। यानी इसमें जब हम 8 लीटर और जोड़ देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 41 लीटर हो जाएगा। इसका तभी तो दोनों की मात्रा क्या होगी समान होगी। तो कितना जोड़ना पड़ा हमें 8 लीटर हमें जोड़ना पड़ा। आपसे यही पूछा था कितनी पानी की मात्रा मिलाई जाए, कितनी पानी की मात्रा मिलाई जा रही है 8 लीटर पानी की मात्रा और मिलाई जा रही है। इसका मतलब आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक बैंक में कोई धन जमा किया जाता है जो साधारण ब्याज देता है। धन 3 साल में 1.25 गुना हो जाता है। यदि 7 साल में 7,60,000 रुपए की जरूरत है तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए कितना धन जमा किया जाना चाहिए। यानी 7,60,000 रुपए की जरूरत का मतलब 7 साल में इतना आपका मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो कितना रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालें इसे, देखते हैं। देखिए आपसे बोला कि कोई धन जो होता है वो 3 साल में कितना हो जाता है सवा गुना हो जाता है। 1.25 का मतलब सवा गुना हो जाता है। लेकिन मान लीजिए यदि आपका कोई धन 100 रुपये था तो 3 साल के बाद में कितना हो जाएगा 125, तो सवा गुना कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसका मतलब कितने रुपए आपको ब्याज मिल गई, तो आप कहेंगे 25 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल जाते हैं। कितने साल में 3 साल में मिल जाते हैं। इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 25/3, 25/3। और 1 साल का ब्याज ही क्या होता है आपका, 1 साल का ब्याज ही क्या होता है दर होती है। 1 साल का ब्याज ही क्या होता है दर होती है। ठीक है, इसका मतलब आपको दर पता चल गई कि आर कितनी मिली है आपको 25/3%। ठीक है, अब आगे देखते हैं सवाल में। देखिए आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं मूलधन में हम क्या करते हैं ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है मिश्रधन मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है मिश्रधन। हमने मान लिया कि हमारा मूलधन कितना है पी और ब्याज आपको अभी निकलेगी। उसके बाद मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, मिश्रधन आपको दे रखा है 7,60,000 रुपये। ठीक है, ये आपका मिश्रधन दे रखा है 7,60,000 रुपये। ठीक है, अब आपको यहाँ से आपका मूलधन निकालना है। आपको दर पता है, समय भी दे रखा है आपको कितना 7 साल और आपका मिश्रधन दे रखा है 7,60,000 रुपये। मूलधन निकालना, मूलधन कैसे निकालेंगे। देखिए मूलधन आपने मान लिया पी और ब्याज कितना होता है, तो पी प्लस ब्याज बराबर बोलता है मूलधन गुणा दर। दर आपकी निकली थी 25/3 गुणा समय, समय कितना है 7 बट्टे में कितना आ जाएगा 100 और ये बराबर किसके हो जाएगा 7,60,000 के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे पी की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए 100 का गुणा किस, यहाँ से सॉल्व करिए पी प्लस 25/7 175, 175 पी बट्टे में कितना आ जाएगा 300। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 7,60,000 के।
इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पी का गुणा 300 गुणा किसमें होगा, पी में। 300 पी प्लस 175 पी कितना हो जाएगा, ये 475 पी बटे में कितना रहेगा 300 बराबर 7,60,000। क्लियर। अब यहाँ से पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए पी बराबर हो जाएगा आपका 7,60,000, 300 गुणा इसमें हो जाएगा इधर, बटे में कितना आ जाएगा 475। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या सॉल्व करेंगे। 25 से कटेगा ये आपका ये 12 बार, और 25 से ये कटेगा आपका 19 बार, 19 से कटेगा आपका ये 4 बार। ठीक है, 4 पे कितने जीरो है, 4 पे 4 ही जीरो है, और 12 इंटू 4 कितना होता है 48। इसका मतलब 48 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, यानी 4,80,000 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 4,80,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। अकेले पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। देखिए ए भरता है 15 घंटे में, बी भरता है 12 घंटे में, सी 10 घंटे में क्या करता है खाली कर देता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो टंकी की क्षमता है, यानी टंकी पूरी जो है वो कितने लीटर की है, तो 12, 15, 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है 60। हमने मान लिया कि जो पूरी टंकी है वो 60 यूनिट लीटर की है। क्लियर। उसके बाद में यदि 15 घंटे में ये पूरा पाइप भर देता है, पूरा टैंक भर देता है 60 लीटर का, तो 1 घंटे में कितना भरता हुआ 4 लीटर भरता हुआ, यानी कि 4 यूनिट भरता हुआ। 12 घंटे में 60 यूनिट भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरता हुआ 5 यूनिट भरता हुआ। और ये 10 घंटे में पूरा 60 लीटर या यानी कि 60 यूनिट खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करता होगा, तो 60 बटे में 10 यानी कि 6 यूनिट खाली करता होगा। ठीक है, तो कुल मिला के 1 घंटे में भरा कितना जा रहा है, तो 1 घंटे में भरा जा रहा है 4 और 5 9, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहे हैं, तो 4 और 5 9, 9 में से 6 गए तो 3 यूनिट। इसका मतलब 1 घंटे में जो भरा जा रहा है वो 3 लीटर पानी भरा जा रहा है। ठीक है, लेकिन टंकी चली कितनी है, टंकी चली है 2 घंटे 40 मिनट तक, तो 2 घंटे 40 मिनट में कितना पानी भर जाएगा, तो 2 घंटे 40 मिनट में जो पानी भरेगा वो कितना भरेगा, 1 घंटे में भरता है 3 लीटर, तो 2 घंटे में भरेगा। 2 घंटे 40 मिनट का मतलब होता है 2 प्लस 40 बट्टे में 60, क्योंकि मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, कितना समय हो जाएगा ये, 2 से 20 से कटेगा 2 बार, 20 से 3 बार, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 बट्टे में 3, यानी इतना घंटे हो गए। यानी 1 घंटे में भरा 3 लीटर, तो इतने घंटे में कितना भर देगा, तो 3 से गुणा कर देंगे, और 3 से ये 3 खत्म, यानी कि 8 लीटर पानी भर जाएगा। 60 लीटर का टैंक था, 8 लीटर पानी भर गया, तो कितना पानी शेष रह गया, तो 60 माइनस के 8 यानी कि 52 लीटर पानी अभी भी रह गया। आपसे पूछा कितना भाग खाली रह गया, तो टोटल भाग था आपका 60, 52 लीटर खाली रह गया, 52 बट्टे में 60 कर देंगे, तो 4 से काटेंगे 13 चौका 52 और 4 से 15 बार, यानी कि 13 बट्टे 15 भाग क्या है आपका खाली रह गया, और 2 बट्टे 15 भाग आपका भर चुका है। आपसे पूछा कितना भाग खाली है, तो 13 बट्टे 15 भाग आपका क्या है खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन को 15 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लगता है। यदि उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड का समय लगे तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आपको इसको सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए देखिए जब भी कोई ट्रेन होती है तो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई हमने एल मान ली और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने पी मान ली। ठीक है, तो जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है कोई ट्रेन, तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की बराबर जो दूरी होती है उसको क्रॉस करना पड़ता है उसे पार करने के लिए। लेकिन जब भी किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई जो होती है उसी को ही क्रॉस करना पड़ता है, तो उससे क्या हो जाता है पार हो जाता है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के अलावा और क्या है इसमें, तो देखिए जब ट्रेन को 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पुल को पार करना है तो 59 सेकंड का समय लग रही है, यानी जब वो 55 मीटर लंबे पुल को पार कर रही होगी तो कितनी दूरी चल रही होगी, पुल की दूरी प्लस अपनी दूरी, दोनों के बराबर दूरी तय कर रही होगी। लेकिन जब वो उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, जब व्यक्ति को पार करेगी तो 54 सेकंड का समय लग रही है, तो जब व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी चल रही होगी, एल दूरी चलेगी। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है वो किसको, जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है यहाँ पे 59 सेकंड का समय लग रहा है और यहाँ पे 54 सेकंड का, यानी कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है 59 माइनस के 54, यानी 5 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये एक्स्ट्रा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है उसके बराबर जो दूरी है वो एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है। इस दूरी एक्स्ट्रा चलने की वजह से क्या हो रहा है, ये 5 सेकंड का समय हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि ये वाली जो दूरी है ये दोनों में कॉमन है, इसमें जो समय यहाँ लगेगा वो समय यहाँ लगेगा, जो एक्स्ट्रा समय जो लग रहा है वो इसको कवर करने में लग रहा है, यानी जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसको कवर करने में एक्स्ट्रा समय लग रहा है। कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है, 5 सेकंड का। इसका मतलब ये जो दूरी तय करने में समय लग रहा है वो 5 सेकंड का लग रहा है। तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है 55 मीटर,
55 मीटर की दूरी तय करने में उसे 5 सेकंड का समय लग रहा है। इसका मतलब 10 की चाल कितनी निकल के आ जाएगी, 10 की चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे समय, 5 से कटेगा ये 11 बार, 11 मीटर प्रति सेकंड। यानी 10 की चाल आपको पता चल गई 11 मीटर प्रति सेकंड का। आपसे 10 की लंबाई पूछिए, तो 10 की लंबाई यहाँ पे क्या है, व्यक्ति को पार करने में अपनी दूरी के बराबर लंबाई चलेगी वो, यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है, दूरी यानी 10 की लंबाई या फिर दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। चाल कितनी है 11, और समय कितना लग रहा है इसको व्यक्ति को पार करने में 54। तो दूरी कितनी हो जाएगी 54 इंटू 11 यानी कि 4, 9 और 5, 594 मीटर। यानी 10 की लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 594 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 220 सेंटीमीटर है। यदि इसका आधार 40 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई बताइए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या है आपकी समान है, दो भुजाएं क्या है समान। समान जो भुजाएं होती हैं वो ये वाली भुजाएं मानी जाती हैं, जब भी त्रिभुज बनाओगे आपको ये वाली भुजाएं समान मानी जाती हैं। उसका कह रहा है उसका आधार कितना है 40 सेंटीमीटर का, ये कितना है 40 सेंटीमीटर का, इसको हमने मान लिया x, तो ये भी कितना रहेगा x। तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 2x प्लस के 40, और ये कितने के बराबर दे रखा है आपको 220 के बराबर। ठीक है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सबको जोड़ेंगे तो ये x प्लस x 2x प्लस के 40 बराबर 220। तो 2x बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा 2x बराबर मिल जाएगा 40 इधर से जाएगा घट जाएगा, कितना बचेगा 180, और x बराबर मिल जाएगा यहाँ से 180 बट्टे में 2 यानी कि 90। यानी समान भुजा हमारी कितनी होगी, समान भुजा हमारी होगी 90 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तैराक बिंदु पी से धारा के विरुद्ध 6 मिनट तैरता है और फिर अगले 6 मिनट तक धारा के साथ वापस तैरता है, बिंदु क्यू तक पहुंचता है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है 120 मीटर, तो धारा की गति बताइए। देखिए धारा की गति कैसे निकालते हैं, देखिए पहले आप सवाल को समझ लीजिए। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है वो आप समझ लीजिए। देखिए सवाल में कह रहा है कि एक तैराक बिंदु पी से धारा के विरुद्ध 6 मिनट तक चलता है। मान लीजिए आपका ये आपका क्या है, आपका पॉइंट बना लेते हैं पी, ये आपका पी पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या है इस तरफ क्या है धारा बह रही है। ठीक है, और जो तैराक है उसकी चाल कितनी मान ली हमने 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा है उसकी चाल हमने मान ली 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने चाल मान ली ए और बी 20 किलोमीटर में प्रति घंटा में। ठीक है, तो हमें इसी में ही चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए आपसे बोला कि जो तैराक है वो पी से धारा के विरुद्ध 6 मिनट चलता है। धारा की दिशा क्या है आपकी, ये दिशा है धारा की, धारा के विरुद्ध चलता है यानी यहाँ से यहाँ तक चलता है, कितने मिनट 6 मिनट चलता है। मान लेते हैं ये जो दूरी हमारी वो कितनी है x मीटर है, क्योंकि जो दूरी दे रखी है बाद में मीटर में दे रखी है, बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, फिलहाल अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो 6 मिनट चलता है धारा के विरुद्ध, यानी यहाँ से यहाँ तक चलता है 6 मिनट, 6 मिनट का समय लेता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है कि धारा के साथ यानी इसी दिशा में चलता है, कितने मिनट चलता है 6 मिनट चलता है। तो जरा ये बताइए कि जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या उतनी ही दूरी तय करेगा धारा के अनुकूल दिशा में, तो आप कहेंगे कि ज्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि धारा के अनुकूल दिशा में धारा के प्रतिकूल दिशा से ज्यादा दूरी तय की जाती है, क्योंकि जो धारा का प्रेशर क्या होता है वो साथ में जुड़ जाता है, तो ज्यादा दूरी तय कर पाएगा। मान लेते हैं यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पहुंच जाता है ये 6 मिनट में धारा के अनुकूल दिशा में यहाँ पे पहुंच जाता है, और ये कौन सा स्थान है यहाँ पर क्यू स्थान दे रखा है, आपको क्यू तक पहुंच जाता है। और आपसे बोला कि जो पी और क्यू के बीच की दूरी है वो कितनी है 120 मीटर की है, यानी ये दूरी आपकी कितनी होगी 120 मीटर की होगी। ठीक है, और ये आपको x दूरी दे रखी है, ये दूरी आपकी 120 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 100 x प्लस 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब आपसे पूछा कि धारा की गति बताइए, तो जरा ये बताइए कि मैंने आपको पहले भी समझाया, आपको दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, कि जब अनुकूल दिशा हो, जब धारा की अनुकूल दिशा में होती है तो क्या होती है सापेक्षिक चाल क्या हो जाती है, सापेक्षिक चाल दोनों की चालों क्या होती है जुड़ जाती है, यानी कि तैराक की चाल और धारा की चाल दोनों चालें जुड़ जाती हैं। यानी अनुकूल दिशा में जो चाल हो जाती है वो a प्लस बी हो जाती है, और प्रतिकूल दिशा में जो चाल होती है वो आपकी a माइनस के बी हो जाती है, यानी तैराक की चाल में धारा की चाल हटा दी जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा आपका समय दोनों कंडीशन में सेम दे रखा है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो जब अनुकूल दिशा है यानी जब धारा के हम दिशा में तैर रहे हैं तो क्या होगा, तो दूरी कितनी तय कर रहे हैं x प्लस के 120, x प्लस 120, तो चाल बराबर दूरी यानी x प्लस के 120 बटे में समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है 6 मिनट का। ठीक है, दोनों कंडीशन में समय कितना ले रहा है 6 मिनट का, 6 मिनट को हम क्या कर लेंगे सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 6 गुणा 60,
यानी ये मीटर में दे रखी है दूरी और ये आपका सेकंड में आ गया, तो ये आपका चाल जो आ गई आपकी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी निकल के। बाद में हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। फिलहाल आपकी जो चाल निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी, मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी। अब प्रतिकूल दिशा में भी क्या कर रहा है, ये दूरी तय कर रहा है एक्स मीटर की, यानी 4 बराबर दूरी बट्टे में समय। समय कितना ले रहा है, 6 मिनट ले रहा है। 6 गुणा 300 सॉरी 6 गुणा 60। क्लियर, यानी अनुकूल दिशा में चाल है वो इतनी, अब प्रतिकूल दिशा में चाल है वो इतनी। अब क्या करना है आपको, आपको धारा की चाल पूछी है। क्या पूछी है आपको, धारा की चाल पूछी है, ठीक है। तो हमें धारा की चाल हमने क्या मानी थी, हमने धारा की चाल मानी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा मत मानिए अभी, इसको आप मान लीजिए ए और बी मान ली खाली, ठीक है। धारा की चाल हमने मानी थी बी, अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। इसको एक समीकरण मान लीजिए, इसको दो समीकरण मान लीजिए। पहले समीकरण में दूसरे समीकरण घटाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। देखिए क्या सॉल्व करेंगे, जब माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, और बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 120 बटे में 360 माइनस के एक्स बटे में 360। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं तो 2b बराबर हो जाएगा, इसको हम बराबर लिख सकते हैं एक्स बटे में 360 लिख सकते हैं, प्लस 120 बटे में 360 लिख सकते हैं, माइनस के एक्स बटे में 360 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, इससे ये क्या हो जाएगा आपका खत्म। अब 2b बराबर आ जाएगा आपका 120 बटे में 360। 120 बटे में 360 का मतलब होता है 120 से एक बार कटेगा, 120 से कटेगा 3 बार, यानी 1/3। इसका मतलब b बराबर मिल गया आपको 1/3 गुणा 2, यानी कि 1/6, और ये किस में आया, मीटर प्रति सेकंड में। इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में निकल के आया था, ठीक है। अब चाल पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम क्या करेंगे 18/5 से क्या कर देंगे गुणा, यानी कि 1/6 गुणा 18/5। 6 से कटेगा 3 बार, और 3/5 का मतलब होता है 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए और सी किसी कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जबकि ए और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, ए उस कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का मान कैसे निकालें, देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला कि ए और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। और बी और सी कितने दिन में कर रहे थे, बी और सी कर रहे थे आपका 40 दिन में, क्वेश्चन में दे रखा है 40 दिन में, और ए और सी दे रखे हैं x दिन में, यानी कि ए और सी दे रखा है आपका x दिन में किसी काम को करते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये कर सकता है उसका 80 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो x का मान बताइए, यानी ये जो समय है इसका मान बताइए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे समय दे रखा होता है तीनों, यानी ये जो समय दे रखे हैं आपके, हम क्या करते हैं इसके एलसीएम के बराबर टोटल काम मानते हैं। हम जो मानते हैं टोटल काम वो कितना होगा हमारा, इनके एलसीएम के बराबर होगा। 30, 40 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा 240। हमने मान लिया कि टोटल काम कितना होगा 240, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू जो भी होगी, x की वैल्यू जो भी मानी जाएगी वो उससे क्या होगा 240 कटना चाहिए, क्योंकि ये इसी का तो एलसीएम है, इसका एलसीएम 240 है, तो ये x से कटना चाहिए। अब कटने के लिए क्या है, हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। अब देखिए ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे 240 कट रहा है, तो देखिए 60 से कटेगा तो कट जाएगा, 45 से आपका 240 नहीं कटेगा, 54 से नहीं कटेगा, 50 से नहीं कटेगा, यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे आपका 240 कट रहा है, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिससे आपका 240 कट रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 4 वर्षों में 29,282 हो जाती है, तो उसी राशि को दोगुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए आपको दर कितनी दे रखी है 10%, समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज आपका दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आपको निश्चित दे रखा है 29,282। तो देखिए 10% आपको रेट दे रखा है, 10% मतलब 1/10, यानी यदि आपकी राशि 10 है तो 1 की ब्याज मिल जाएगी, और राशि मिश्रण कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा एक साल में। अगले साल भी क्या होगा 10 से 11 बन जाएगा, अगले साल फिर 10 से 11 बन जाएगा, ऐसा ही 4 साल तक चलता रहेगा 10 से 11। यानी यदि आपके पास राशि कितनी है, यदि आपके पास राशि 10 × 10 × 10 यानी कि 10,000 है, इतनी इन सबका गुणा कर लेंगे तो आपका मिश्रण कितना बन जाएगा 11 × 11 × 11 बन जाएगा आपका 14,641, ठीक है।
यानी यदि आपके पास राशि इतनी है तो आपके पास मिश्रण कितना बन जाएगा 14,641। लेकिन आपको कह रहा है कि मिश्रण इतना नहीं बनना है, मिश्रण कितना बनना है 29,282, 29,282, यानी कि इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, इसके इसमें भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 बार कितना आ जाएगा 29,282 में जब हम 14,641 का भाग करेंगे, लगभग नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। सॉरी दिख नहीं रहा हो आप, देखिए, यानी 29,282 में जब 14,641 का भाग करेंगे कितना कटेगा, 2 बार कटेगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 10,000 की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आपका 20,000। यानी आपका मूलधन कितना मिल गया, यानी आपका मूलधन मिल गया 20,000। अब वो कह रहा है कि राशि को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, यानी उसी राशि को कहाँ गया, उसी राशि को दोगुना कर दिया जाए। यानी अब मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 20 का डबल यानी कि 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000। मूलधन हो जाएगा आपका 40,000। परसेंटेज दे रखी है आपकी 10%। समय दे रखा है आपका 4 साल। बटे में कितना आ जाएगा, 100। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज पूछा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16। देखिए आपका समय आपको चेंज कर दिया 5%। ठीक है, तो समय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5%, यानी कि 5 चौक 20, कितना आ जाएगा आपका 20,000। यानी आपका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लंबवती शंकु की आधार त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का योगफल कितना है, 49 सेंटीमीटर है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है, लंबवती कोई शंकु है, इस तरह से बना लेते हैं शंकु। ठीक है, शंकु में जो केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसकी त्रिज्या कहलाती है, और शीर्ष से केंद्र तक की जो दूरी होती है उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, और ये आपकी क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। इसको एल से दर्शाते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनता है वो आपका 90 अंश का बनता है। यानी ये जो आपका त्रिभुज बनता है इस तरह का, यानी ये जो आपका त्रिभुज बना आपका, ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज में आपको पता ही होगा कि एल का वर्ग यानी कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं लौट के। किसी लंबवती शंकु की आधार त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई का योगफल 49 सेंटीमीटर है। यानी आधार त्रिज्या आर प्लस एल कितना दे रखा है, 49 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1848 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपका शंकु होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल प्लस आर। ये आपका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और एल प्लस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 49। यानी दोनों, एल क्या है तिर्यक ऊंचाई, आर क्या है त्रिज्या, दोनों का जोड़ दे रखा है आपको 49। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू रखी है 22/7, आर हमको पता नहीं है, लेकिन एल प्लस आर की वैल्यू पता है हमें 49 है, तो यहाँ आ जाएगा 49। और जो किसके बराबर दे रखा है आपको, 1848 के बराबर, 1848। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से कटेगा आपका ये 7 बार, और 7 से ये कटेगा आपका 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 6 42, 2 बचे, और आपका 7 चौक 28। ठीक है, और 22 से काटेंगे, 22 से कम 22, और 22 दूनी 44। क्लियर। तो यानी आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया आपका 12। आर बराबर ये 12 है, और एल प्लस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल प्लस आर की वैल्यू दे रखी है 49। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 49 माइनस के आर की वैल्यू कितनी थी 12, हो जाएगा आपका 37। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी मिल गई 37। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई बताइए, यानी एच की वैल्यू बताइए। एच कैसे निकाल सकते हैं, यानी आपको एल पता चल गया, आर पता चल गया, एच पूछा है, तो आपको पता है कि यहाँ से निकाल सकते हैं एल का वर्ग। एल का वर्ग मतलब 37 का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस का आर, आर यानी कि 12 का वर्ग। ठीक है, अब 12 का वर्ग इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 37 का वर्ग माइनस के 12 का वर्ग बराबर एच स्क्वायर। अब देखिए, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या तो आपको 37 का वर्ग पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। ठीक है, यानी दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, गुणा करके दोनों को एक बार घटा दीजिए। तो ये स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। तो दोनों को जब एक बार जोड़ेंगे तो ए प्लस बी यानी कि 12 प्लस 37 कितना हो जाएगा 49, इंटू दोनों को एक बार घटा देंगे कितना आ जाएगा 25 बराबर एच स्क्वायर। तो एच बराबर आ जाएगा यहाँ से अंडर में, क्योंकि इधर से वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल आएगा, अंडर में 49 इंटू 25।
इसका वर्गमूल आ जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 5 का 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 7 पंजे 35। एच की वैल्यू कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर, जो कि आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम, मोहन और गौरव 3 भाई हैं। मोहन और गौरव जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई होने का मतलब क्या, दोनों की जो एज है वो समान है, ठीक है। मोहन और गौरव के आयु के योग का 3/2 गुना है, यानी मोहन और गौरव के आयु के योग का 3/2 गुना श्याम के आयु के 4 गुना के बराबर है। यदि 6 वर्ष बाद मोहन और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा तो गौरव की वर्तमान आयु क्या होगी। गौरव की वर्तमान आयु बतानी क्या होगी, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए 3 भाई हैं आपके, मोहन, गौरव और श्याम, ठीक है, 3 भाई हैं। आपसे बोला मोहन और गौरव जुड़वा भाई हैं। जुड़वा होने का मतलब क्या होता है कि दोनों की जो एज है वो दोनों की समान है, दोनों की आयु क्या है समान है। फिर आगे बोला है आपसे कि मोहन और गौरव के आयु का योग, यानी मोहन प्लस गौरव की जो आयु का योग का 3/2 गुना श्याम की आयु के 4 गुने के बराबर है, यानी श्याम की आयु के 4 गुने के बराबर, ठीक है। यानी समीकरण आपका पहला बन गया। अब देखिए मोहन और आयु गौरव की आयु क्या है समान है, तो जी की जब बराबर भी हम क्या ले सकते हैं, जी को भी हम एम से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी एम प्लस एम का 3/2 गुना बराबर एस गुणा 4। तो एम प्लस एम क्या हो जाएगा 2m गुणा 3/2 बराबर एस इंटू 4, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि m गुणा 3 बराबर s गुणा 4। तो m अपॉन s बराबर आ जाएगा 4/3। इसका मतलब m अनुपात s बराबर हो जाएगा 4:3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि दोनों की जो वर्तमान आयु है m और s की, m मतलब मोहन, s मतलब श्याम की आयु का जो अनुपात है वर्तमान में वो कितना है 4:3। और m और गौरव में तो कोई अंतर है नहीं, यानी मोहन और गौरव तो दोनों सेम आयु के हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे हम गौरव और श्याम के अनुपात, आयु का अनुपात भी हम क्या मान सकते हैं 4:3 ही मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे आपसे बोला कि 6 वर्ष के बाद मोहन और श्याम की जो आयु का अनुपात वो कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है। यानी 6 वर्ष बाद जो मोहन और श्याम है उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है। यानी मोहन की आयु 4 से 6 हो जाती है और श्याम की आयु 3 से 5 हो जाती है। यानी प्रत्येक में कितनी वृद्धि हो रही है, प्लस के 2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर भी कितनी हो रही है, प्लस के 2 की वृद्धि हो रही है, यानी समान वृद्धि हो रही है। और ये 2 की वृद्धि किसके बराबर है, 2 की वृद्धि आपकी 6 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद में ये आपका अनुपात बन रहा है। तो 2 की वृद्धि 6 वर्ष के बराबर, तो 1 की वृद्धि यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2 यानी कि 3 वर्ष। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई 3 वर्ष है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 तिया 12 वर्ष, ठीक है। इसका मतलब जो मोहन था उसकी शुरू में जो आपकी क्या कहते हैं आयु थी वो कितनी थी 12 वर्ष थी, और मोहन और गौरव की आयु तो समान ही है क्योंकि दोनों जुड़वा हैं। तो गौरव की आयु भी कितनी हो जाएगी, गौरव की आयु भी कितनी हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी। आपसे गौरव की आयु पूछी थी क्वेश्चन में, तो गौरव की आयु कितनी हो जाएगी, गौरव की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी की आय का अनुपात 2018 में 2:3:5 था। वर्ष 2019 में आय में क्रम से 10, 15 और 20% की वृद्धि हुई। वर्ष 2020 में केवल एक ही आय में 20% की वृद्धि हुई, तो उनकी आय का अनुपात बताइए। देखिए उनका आय का अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए ए बी सी की जो 2018 में जो आय का अनुपात था वो कितना था 2:3:5 था। इसको हम मान सकते हैं कि ए की आय 200 थी तो बी की आय 300 हो जाएगी, तो सी की आय कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया। 2019 में इनकी आय में कितनी वृद्धि हुई 10, 15 और 20% की वृद्धि हुई, यानी इसकी आय में 10% की, इसमें 15% की, इसमें 20% की वृद्धि हुई। तो 2019 में इनकी आय कितनी हो जाएगी, 2019 में इनकी जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी, जब इसमें 10% की वृद्धि होगी तो ये 200 का 10% कितना होता है 20 होता है, तो 20 की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 220। इसमें 15% की वृद्धि हो रही है, 15% का मतलब 300 का 15%, 15 45, यानी कि 45 की वृद्धि हो रही है तो 345 हो जाएगा ये। और इसमें आपका 20% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की 20% की, 500 20% कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि 2020 में केवल ए की आय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। 2020 में ए की आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है 20% की, इसका 20% और निकाल दीजिए तो 220 का 20% कितना हो जाता है 44, यानी 44 की वृद्धि इसमें और हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 264। बाकी आपका सेम ही रहेगा, कोई वृद्धि नहीं होती इनमें। आपको इनका अनुपात बताना है, इनका अनुपात कैसे निकालेंगे। इनका अनुपात निकाल दिए, 3 से कट जाएंगी संख्या, 3 से काटिए
3 8 24, 2 बचे 3 8 24, 3 से कटेगा आपका 115 बार, 3 से कटेगा आपका 200 बार। यानी आपकी जो नई वृद्धि के बाद जो आय होगी इनकी आय में कितना अनुपात होगा? 88 अनुपात 115 अनुपात 200, 88 अनुपात 115 अनुपात 200। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुज ने 30,000 की दर से निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद अजय 45,000 रुपये की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। अगले 3 माह बाद अंकित 60,000 की पूंजी के साथ उनके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में 18,000 का लाभ होता है, तो अनुज का हिस्सा बताइए। तो देखिए, जो भी इनका हिस्सा होगा वो किस अनुपात में बटेगा? जिस अनुपात में इन्होंने क्या किया होगा? निवेश किया होगा, उसी अनुपात में क्या होगा? उनका हिस्सा बटेगा। और किस अनुपात में इन्होंने निवेश किया है तो उसका निकाल लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बनाया हुआ है, यानी अनुज, अजय और अंकित तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। देखिए, अनुज ने कितने रुपए लगाए? 30,000 रुपये लगाए। कितने महीने के लगाए? पूरी साल के लगाए। 1 साल के बाद बट रहा है, वर्ष के अंत में बट रहा है, यानी 1 साल के लगाए। इसने 30,000 रुपये कितने महीने के लगाए? 30,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए। ठीक है। उसके 6 माह बाद अजय ने 45,000 रुपये लगाए। 6 माह के बाद लगाए, इसका मतलब 6 माह के लिए ही लगाए होंगे, क्योंकि 6 माह बचे थे उसके बाद। तो इसने 45,000 रुपये जो लगाए वो 6 माह के लिए लगाए। उसके बाद अंकित ने कितने लगाए? अंकित ने लगाए 60,000 रुपये। उसके साथ जुड़ गया अगले 3 माह के बाद, यानी अब महीने कितने बचे? 3 महीने बचे, क्योंकि 6 महीने तो यहाँ से निकल गए, उसके बाद 3 महीने और निकल गए, 9 महीने तो निकल गए। अब महीने कितने बचे? 3 महीने बचे। इसका मतलब इसने 60,000 रुपये जो लगाए होंगे वो कितने महीने लगाए होंगे? 3 महीने के लिए लगाए होंगे, यानी ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया इनका। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए, अनुपात कैसे निकालेंगे? 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो खत्म, 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो खत्म। उसके बाद 15 से कटेगा आपका ये 2 बार, 15 से 3 बार, और 15 से कटेगा ये 4 बार। उसके बाद देखिए, और कुछ कटेगा? देखिए, 3 से कटेगा ये 4 बार, 3 से ये वाला 3 खत्म, और 3 से ये वाला 3 खत्म। उसके बाद देखिए, 2 चौक 8 और 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना बचेगा? 4। क्लियर? इसके बाद और कट जाएगा ये आपका, 2 से कटेगा ये आपका 4 बार, 2 से 3 बार, और 2 से 2 बार, यानी 4 अनुपात 3 अनुपात 2 में इन्होंने क्या किया था? इन्वेस्ट किया था। यानी एक का हिस्सा, अनुज का हिस्सा हो गया 4, अजय का 3, और अंकित का हिस्सा कितना हो गया? 2। यानी कुल मिला के जो हिस्सा हो गया 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट हिस्सा हो गया। तो 9 यूनिट हिस्सा किसके बराबर दे रखा है आपको? ये दे रखा है आपको 18,000 के बराबर दे रखा है। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से? 18,000 बटे में 9, यानी कि 2,000। ठीक है, क्लियर? सॉरी, 20,000 हो गया, 2,000 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 होगी। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि अनुज का हिस्सा बताइए। तो अनुज का हिस्सा है कितना? अनुज का हिस्सा कितना है? 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 2,000, यानी कि 8,000। ठीक है, तो अनुज का हिस्सा कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 और 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x है, तो x का मान बताइए। x का मान कैसे निकालते हैं? देखिए, 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो 3 इंटू 3 की पावर 33 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये क्या है? गुणा में। ये किस में है? गुणा में। यहाँ 2 की पावर 33 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो 2 इंटू 2 की पावर 33 बराबर किसके हैं? 6 की पावर x के। क्लियर? 3 की पावर 33, 3 की पावर यहाँ से 1 जुड़ जाएगी इसमें, 33 में कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। यहाँ से 2 की पावर 1 जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा? 34, क्योंकि गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1 है। तो 1 किसमें जुड़ जाएगा? इसमें, क्योंकि गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ a की पावर m इंटू a की पावर n है। जब बेस समान होता है तो घातें क्या होती है? गुणा में जुड़ जाती है। a की पावर m प्लस n हो जाता है। वही आपको यहाँ पे लगाना है। 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 33, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3 की पावर हो जाएगा 34, और यहाँ से कितना मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा 2 की पावर 34, और यहाँ से कितना मिल जाएगा? यहाँ से आपको 6 की पावर कितना हो जाएगा? x। अब आगे देखिए, तो आपने एक नियम और पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा नियम? कि a की पावर x इंटू बी की पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर x। यानी जब आपकी घातें समान हो तो दोनों के गुणा को आप एक साथ लिख सकते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब घातें समान है, इसकी भी समान है घात, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 दूनी 6, 6 की पावर 34। ठीक है, जो किसके बराबर दे रखा है? 6 की पावर x के।
अब जब बेस समान हो तो घाते में क्या होती है? समान। जब बेस समान है दोनों का तो घाते में क्या होंगी? समान। ये 6 की पावर 34 है, ये 6 की पावर कितना है? x है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 34। यानी समान बेस पर घात भी क्या होती है? समान। जब बेस समान होता है तो घात भी आपकी समान होती है। ठीक है, तो x पावर यहाँ से कितना मिल जाएगा? 34। तो आपसे पूछा था x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई? 34, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 66 से 2/3% भाग को x% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष भाग को 12.5% की हानि पर बेचा जाता है। वस्तु का कुल लाभ कितना है? 8% का। तो x का मान बताइए। तो x का मान देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, 66 से 2/3% जो फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? 66 से ही 2/3 फ्रैक्शन का, सॉरी परसेंटेज का फ्रैक्शन रूप क्या होता है, यानी भिन्न रूप क्या होता है? वो होता है आपका 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? यदि पूरा भाग आपका 3 है, पूरा भाग आपका 3 है, तो इसमें 2 भाग कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है? x% के लाभ पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब पूरा भाग आपका 3 हो गया, तो इसमें से एक हिस्सा हो गया आपका 2, और दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया? दूसरा हिस्सा हो गया आपका, शेष हिस्सा कितना बचा? 3 में से एक हिस्सा 2 हो गया, तो शेष हिस्सा कितना बचा? शेष हिस्सा बचा आपका, शेष पार्ट बचा आपका 1। ठीक है, अब जो पूरा हिस्सा है वो कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है? पूरा हिस्से पर 8% का लाभ हो रहा है, तो इसको हम लिख लिए यहाँ पे 8%। ठीक है, प्लस के 8। अब यहाँ 3 बराबर 2 अनुपात 2 + 1, यानी कि, और जो दो हिस्सा है यानी शेष 66 से 2/3% भाग को x% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी दो हिस्से को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है? x% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, लाभ को हमने प्लस दर्शाया है। उसके बाद जो शेष हिस्सा यानी जो शेष पार्ट बचा वो 1 है, जो कितने परसेंट हानि पे बेचा जा रहा है? 12.5% की हानि पर। तो जो एक पार्ट है वो 12.5% की हानि पर बेचा जा रहा है। हानि को हमने माइनस से दर्शाया। अब क्या करना है आपको? अब आपको सीधे गुणा कर देना है, यानी 3 इंटू 24, सॉरी 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24 प्लस के बराबर 2 इंटू प्लस के एक्स यानी 2x हो जाएगा ये, और ये 1 इंटू माइनस के 12.5 यानी कि 12.5 ही हो जाएगा। 12.5 माइनस के आ जाएगा तो प्लस के 12.5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24 प्लस के 12.5 यानी कि 36.5। ठीक है, 36.5 बराबर 2x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 36.5 बटे में 2 यानी कि 18.25, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 18.25%। क्लियर, यानी कि जो आपका पहला जो पार्ट था वो कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है? 18.25% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वह आधे सामान को अंकित मूल्य पर, 1/4 सामान को 15% छूट पर तथा शेष सामान को 30% की छूट पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल लाभ कैसे निकालते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो क्रय मूल्य है उसका कितना है? 100 रुपए है, तो उसने अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित किया है? 30% अधिक अंकित किया है, यानी अंकित मूल्य उसका हो गया 130 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य यदि 100 यूनिट है तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 130 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब वो कह रहा है कि वो आधे सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है। ठीक है, आधा सामान यानी 1/2 सामान को अंकित मूल्य पर यानी 130 में ही बेचता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि वो अ, 1/4 सामान को 15% की छूट पर बेचता है, तो 1/4 यानी 1/4 सामान को 15% की छूट पर अंकित मूल्य कितना है? 130 है, तो 15% की छूट दे रहा है, तो इसका 85/100 कर देंगे। उसके बाद शेष सामान को, शेष कितना बचा? 1/2 प्लस 1/4 को 1 में से घटाएंगे तो शेष बचेगा 1/4, यानी शेष सामान में कितना बचा? 1/4 ही बचा। उसको कितने परसेंट छूट पर बेचता है? 30% की छूट पर। तो अंकित मूल्य कितना है? 130 है, और 30% की छूट दे रहा है, तो 70/100। क्लियर, यानी अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तो हमें क्या मिलता है? विक्रय मूल्य मिलता है। यानी ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। जो कितना बैठेगा इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से कटेगा आपका ये 65 बार, और देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार, 5 से आपका 17 बार, 17 इंटू 13 होता है 221, यानी 65 प्लस के 221 बटे में 4 दूनी 8 प्लस के 2 0 से 2 0 खत्म, 13 सत्ते 91 बटे में कितना आ जाएगा? 4, यानी ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। इसको सबको जोड़ लेंगे, जब इसको सबको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 115 बटे सही 3/8%। ठीक है, यानी आपका विक्रय मूल्य इतना निकल के आया, आपका विक्रय मूल्य इतना निकल के आया, लेकिन आपका क्रय मूल्य कितना था? 100, यानी 100 वाली चीज आपने कितने में बेच दी? 115 सही 3/8 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जब इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 सही 3/8, इतने का लाभ हुआ। परसेंटेज में पूछा है तो इतना बटे में क्रय मूल्य कितना है? 100 गुणा 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, परसेंटेज में भी कितना आ जाएगा? 3/8, यानी 15 सही 3/8% ही आएगा।
जो कि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हुआ। ये पहले पाई चार्ट देख लीजिए आप अच्छी तरह से, इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक, क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।